नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। अफगानिस्तान के हालात बेकाबू होने की वजह से भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारत ने अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीयों के लिए घर वापसी का अलर्ट और दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में तालिबान ने एक के बाद एक कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। 5 शहरों पर इतनी तेजी से तालिबान ने कब्जा कैसे कर लिया, यह सोचकर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स हैरान हैं। 5 दिन में 5 शहर तालिबान की मुट्ठी में कैसे आ गए? भारत के बनाए हाईवे पर तालिबान ने अपना बैरिकेड लगाने की स्थिति कैसे बना ली? एयर स्ट्राइक के बावजूद तालिबान काबू में क्यों नहीं आ रहा? इन सब सवालों का जवाब आपको देंगे। ऐसी खबरें हैं कि तालिबान को पाकिस्तान का भरपूर साथ मिल रहा है। पाकिस्तान के 20,000 लड़ाके तालिबान की मदद के लिए भेजे गए हैं और इसमें आईएसआई का भी हाथ है। पाकिस्तान और तालिबान का कितना याराना है और एक पूरा देश तालिबान के पंजों में कैसे फंस गया, इसे देखिएगा। इसके बाद एक बड़ी रिपोर्ट को डिकोड करेंगे। धरती का तापमान बढ़ने से भारत में कैसी तबाही हो सकती है, इसकी आशंका अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने आईपीसीसी की एक रिपोर्ट के आधार पर जताई है। यह रिपोर्ट 80 साल बाद यानी 2100 तक की तस्वीर दिखाती है। इसमें कहा गया है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ने से भारत के 12 शहर पानी में डूबने की स्थिति में आ जाएंगे। ऐसा जलवायु परिवर्तन की वजह से होगा। इन शहरों में मुंबई और चेन्नई जैसे शहर शामिल हैं। इस रिपोर्ट में एक तरह से भारत की मौसम कुंडली है। 3949 पन्नों की इस महा रिपोर्ट का वीडियो विश्लेषण आज जरूरी है और आपको शुरू में ही एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। चुनावी कैंडिडेट का क्रिमिनल रिकॉर्ड सार्वजनिक न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती अपनाई है। इस मामले में कोर्ट ने मंगलवार को बीजेपी और कांग्रेस समेत 8 दलों पर जुर्माना लगाया। 8 पार्टियों ने बिहार चुनाव के समय तय किए गए उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड सार्वजनिक करने के आदेश का पालन नहीं किया था। कोर्ट ने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों का चयन करने के 48 घंटे के अंदर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड प्रकाशित करना होगा। सभी पार्टियों को अपने सभी उम्मीदवारों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर देनी होगी और उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भी सौंपनी होगी। लेकिन खबरदार की शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसने पूरे मध्य एशिया में खलबली मचा रखी। अफगानिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और एक तरह से पूरा का पूरा देश वॉर जोन में बदल गया। पिछले एक हफ्ते में तालिबान के लड़ाकों ने कई प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा किया है और हालात इतने खराब हो गए हैं कि भारत ने कांधार के बाद मजार शरीफ में अपने कॉन्सुलेट से लोगों को बुलाने का फैसला लिया है। भारत सरकार ने अपने राजनयिकों, अधिकारियों और अन्य भारतीयों को वापस लाने का इंतजाम किया है। मजार शरीफ अफगानिस्तान का बहुत महत्वपूर्ण शहर है। वहां की आबादी 5 लाख के करीब है। ये बल्ख प्रांत की राजधानी है। ये कुंदूज और काबुल के अलावा उज्बेकिस्तान के तरमेज से जुड़ा है। कुंदूज पर तालिबानी कब्जा होने के बाद से यहां खतरा बढ़ गया है। अफगानिस्तान इस समय जिस ट्रेजेडी से गुजर रहा है उसका नाम है तालिबान। वहां हजारों परिवारों ने किसी न किसी अपने को खोया है। वहां के आम लोग शांति चाहते हैं, जबकि तालिबान पूरे देश को युद्ध की आग में झोंक कर ठहाके लगा रहा है। तालिबान ने उस महत्वपूर्ण सड़क पर भी कब्जा कर लिया है जो भारत ने बनाई थी। पिछले एक हफ्ते में ऐसा क्या हुआ कि अफगानिस्तान के हालात बहुत तेजी से खराब हुए और भारत को इतना गंभीर फैसला लेना पड़ा, ये आप देखिए। पूरा का पूरा अफगानिस्तान बना हुआ है युद्ध का मैदान। अफगानिस्तान में हर गुजरता दिन एक नई तालिबानी ट्रेजेडी के साथ शुरू होता है। अफगानिस्तान के रणनीतिक इलाकों में तालिबानी लड़ाके कैंसर की तरह फैल रहे हैं। बीते एक हफ्ते में तालिबान के हमले तेज हो गए हैं। 2-3 दिन में ही तालिबान ने अफगानिस्तान के 5 प्रांतों की राजधानियों पर कब्जा जमा लिया है। कई शहरों की गर्दन पर तालिबानी लड़ाकों का पंजा है। अफगानी एयरफोर्स और अमेरिका के बमवर्षक विमान जवाबी एयर स्ट्राइक कर रहे हैं।
तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने के सबूत सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद तालिबान की पोजीशन फिलहाल मजबूत है। ऐसे संवेदनशील हालात में भारत अपने अधिकारियों को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। इसलिए मज़ार शरीफ में मौजूद भारतीय कॉन्सुलेट के कर्मचारियों और उस इलाके में मौजूद तमाम भारतीयों को वापस लाया जाएगा। मज़ार शरीफ से एक स्पेशल फ्लाइट का इंतजाम किया गया है। अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास ने देश के अलग अलग प्रांतों में फंसे भारतीय लोगों के लिए बाकायदा एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि अफगानिस्तान के कई इलाकों के बीच यात्रा की सेवाएं रुक गई हैं। इलाके एक दूसरे से कट गए हैं। ऐसे में लोगों को हिदायत है कि वो अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों से जाने वाली कमर्शियल फ्लाइट्स पर भी नजर रखें और तुरंत भारत लौटने की कोशिश करें। और ये काम कमर्शियल फ्लाइट्स के बंद होने की परिस्थितियां आने से पहले करना होगा। भारतीय कंपनियां जो अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, उन्हें ये निर्देश दिया गया है कि वो अपने कर्मचारियों को प्रोजेक्ट साइट से हटा लें और उनकी घर वापसी सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। अफगानिस्तान में सभी भारतीयों को सलाह दी गई है कि वो भारतीय दूतावास की वेबसाइट पर खुद को तुरंत रजिस्टर करें। देखिए, मेरे विचार से अभी जो हालात बन रहे हैं अफगानिस्तान में, उसमें ये फैसला लेना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार से तालिबान अपना वहां पर बढ़ा रही है, अपना कंट्रोल बढ़ा रही है, तो ये सब देखते हुए मेरे विचार से भारत का ये जो कदम है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भारत की सबसे पहले जिम्मेदारी जो है वो है अपने जो वहां पर कार्यरत हैं हमारे एम्बेसीज में, हमारे मिशंस में, तो उनको वापस लेकर आना ये ठीक बात है। और हमारे जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जो भारतीय कंपनीज हैं जो वहां पर काम कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं, या वहां पर भारतीय लोग किसी मल्टीनेशनल कंपनीज या दूसरी कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनको ये एडवाइजरी देना जो आप वापस आ जाइए, मेरे ख्याल से ये हालत देखते हुए वहां पर इसको कितने नाजुक है और कितने अनसर्टन है, बिल्कुल अनिश्चितता बनी हुई है। जाहिर है हालात विस्फोटक हैं। भारत के इस फैसले से वहां के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। आमने सामने की लड़ाई में तालिबान की रणनीति सारे बड़े शहरों पर कब्जा करने की है। काबुल और कंधार अभी बचा हुआ है, लेकिन बीते 5 दिनों में तालिबान ने 5 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। उत्तर में कुंदूज, सरेपोल और तालोकान पर कब्जा हुआ। दक्षिण में ईरान की सीमा से लगे निमरोज प्रांत की राजधानी जरांज पर कब्जा हुआ है और उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान सीमा से लगे नोवतजान प्रांत की राजधानी शबरगान पर भी भयानक लड़ाई के बाद तालिबान का कब्जा हो गया है। फिलहाल अफगानिस्तान के 80% हिस्से पर या तो तालिबान का कब्जा है या उसके साथ लड़ाई चल रही है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि गजनी शहर पर भी तालिबानी कब्जे का खतरा मंडरा रहा है। तालिबान यही सोचकर इन सब सूबों पर कब्जा कर रहा है, जैसे उसने हेलमंड में वहां पर बहुत ज्यादा ड्रग्स की वहां पर पैदाइश होती है, लश्करगाह उसका कैपिटल है, तो इसीलिए, और सबसे बड़ा ये वहां का सूबा है, प्रोविंस है, तो उसके लिए लड़ाई हो रही है। दूसरा वो अपना वहां पर जो नॉर्थ में है, कुंडूज है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ड्रग रूट है, तो उसको भी वो कंट्रोल करना चाहता है। तो इसीलिए इसने जो तालिबान ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है वो यही बनाई है जो उसको एक तो जो भी आर्थिक तरीके से जो भी ट्रेड हो रहा है उसके ऊपर वो अंकुश लगा पाए, उसके ऊपर वो जो भी रेवेन्यू मिलता है, जो भी पैसा मिलता है उसको ले ले। अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाने के बाद अमेरिका अब भी वहां एक्टिव रहना चाहता है। अमेरिकी लड़ाकू विमान एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। वो निमरूज, जवज़ान, हेरात, लश्करगाह और हेलमंद इलाकों पर तालिबान को टारगेट कर रहे हैं। ये वो जगह हैं जहां तालिबान ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और इन्हीं जगहों से वो काबुल और कंधार पर कब्जा करने का प्लान बना रहा है। अगर इन इलाकों में अमेरिकी और अफगानी फौजों ने एयर स्ट्राइक करके तालिबान को ध्वस्त कर दिया तो तालिबान ढीला पड़ जाएगा। तालिबान को युद्ध के मैदान से बातचीत की टेबल पर लाने के लिए ये उसकी कमजोर नस भी साबित हो सकती है। मैं तो मानता नहीं हूं कि अब इस स्टेज पर कोई भी बातचीत का फायदा होगा। मेरे ख्याल
ये एक ढकोसला है, ये एक धूल झोंकने की कोशिश है सबकी आंखों में, दुनिया को दिखाने के लिए कि तालिबान बातचीत से गुरेज नहीं करते। लेकिन मैं नहीं मानता कि वो बातचीत में संजीदा है। मेरा मानना ये है कि वो बड़ी तेजी से जो जमीनी स्तर पर हालात हैं वो युद्ध के जरिए उसको बदल रहे हैं। दुनिया को उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है बातचीत की सारी पेशकश करके। अगर बातचीत आगे बढ़ती भी है उससे भी क्या तालिबान अपनी जंगबंदी कर देंगे, वहां पर जो उनके लड़ाके हैं उनको पीछे हटा लेंगे और जगहों पे कब्जा करना बंद कर देंगे। अगर तो वो ये सब कुछ करते हैं तो देखा जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस स्टेज पर, जबकि उनको ये महसूस हो रहा है कि वो बिल्कुल विजय के बिल्कुल करीब हैं, वो कोई भी ऐसी चीज करेंगे जिससे उनका जो मोमेंटम बना हुआ है वॉर का, जंग का, वो मोमेंटम को नहीं तोड़ेंगे वो। तालिबान से लोहा लेने में अफगान वायुसेना को सबसे कारगर माना जाता है, लेकिन विमानों के क्षतिग्रस्त होने और तालिबान की तरफ से पायलट्स को निशाना बनाए जाने से हालात बिगड़े हैं। पिछले कुछ हफ्तों में अफगान वायुसेना के 8 पायलटों की हत्या हुई है। 3 दिन पहले अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पास एक प्रमुख पायलट को कार बम के जरिए निशाना बनाया गया था। तालिबान कुछ ही दिनों में इस तेजी से अफगानिस्तान में आगे बढ़ जाएगा और मजबूत पोजीशन ले लेगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। इस वक्त तालिबान की स्थिति देखकर तमाम पश्चिमी देश और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ भी हैरत में हैं। गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। उत्तरी अफगानिस्तान के सबसे अहम शहर कुंदूज पर तालिबान का कब्जा उसकी अब तक की सबसे बड़ी जीत मानी जा सकती है। अफगानिस्तान को मध्य एशिया से जोड़ने वाले रास्ते पर पड़ने वाला यह शहर ड्रग तस्करी के रूप पर पड़ता है। अफगानिस्तान से यूरोप जाने वाली अफीम और हेरोइन यहां से होकर गुजरती है। इस शहर पर कब्जे का मतलब है कि तालिबान को कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया मिल गया। इससे पहले 2015 और 2016 में भी कुछ समय के लिए कुंदूज पर तालिबान का कब्जा हुआ था, लेकिन कुछ समय के लिए अफगान सेना के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कुंदूज से तालिबान को हटाना। अगर वहां तालिबान को टाइम मिल गया तो उसकी कमाई का जरिया फिक्स हो जाएगा और अफगानिस्तान सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। ईरान सीमा के पास जरांज पर कब्जा करना भी तालिबान की एक बड़ी जीत है। ईरान और अफगानिस्तान के कारोबार का रूट यही है। यह शहर 217 किलोमीटर लंबे दिलाराम जरांज हाईवे पर है, जिसे भारत ने अफगानिस्तान में बनाया है। इस कब्जे से कारोबारी गतिविधियों पर तालिबान का दखल हो जाएगा। इन अहम इलाकों से तालिबान को हटाना अफगान सरकार की प्राथमिकता है। पूरी ताकत से इन क्षेत्रों पर हमले और एयर स्ट्राइक करनी होगी। दिक्कत यह भी है कि तालिबान अकेला नहीं है, उसे पाकिस्तान का साथ मिल रहा है। तालिबान की ताकत का सबसे बड़ा प्रायोजक पाकिस्तान है, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि तालिबान के समर्थन के लिए पाकिस्तान से 20,000 से ज्यादा लड़ाके अफगानिस्तान भेजे गए। क्या तालिबान का एनर्जी बूस्टर बन गया है पाकिस्तान? क्या अफगानिस्तान में तेजी से बढ़ते तालिबान के पीछे पाकिस्तान का बिना शर्त वाला समर्थन है? अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखने के बाद इन सवालों के जवाब देना मुश्किल नहीं है। तालिबान और पाकिस्तान का याराना बहुत गहरा है। ज्यादा पुरानी बात नहीं जब अशरफ गनी ने सबूतों के आधार पर तालिबान से पाकिस्तान के रिश्तों का खुलासा किया था और इमरान खान को कोई सटीक जवाब देते नहीं बना था। Over 10,000 jihadi fighters from Pakistan and other places in the last month, as well as support from their affiliates in the transnational terrorist organization. To blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel is extremely unfair. I came to Kabul. Why would I come to Kabul if I was not interested in peace? The whole idea was that you should have looked upon Pakistan as a partner in peace. And I feel really disappointed that we have been blamed. जुलाई में अफगानिस्तान के सरकारी सूत्रों के हवाले से दावा किया गया था कि तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी
आईएसआई की तरफ से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। आईएसआई अफगानिस्तान में तालिबानी और पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारत के बनाए प्रतिष्ठान और संपत्तियों को निशाना बनाने के निर्देश दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ तालिबानी लड़ाकों को हथियार मुहैया करवा रहे हैं। अफगानिस्तान से सटे इलाकों में पाकिस्तानी सेना के अस्पतालों में तालिबान के घायल कमांडरों का इलाज किया जा रहा है। ये पाकिस्तान और तालिबान की घनिष्ठ मित्रता के वो संकेत हैं जिनका जिक्र अफगानिस्तान विश्व मंच पर कुछ समय से करता आया है। पाकिस्तान ने अपने जो आतंकी गुट हैं, जैसे जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर ए तैयबा हो या और ऐसे हैं, उनको ये उन्होंने ताकीद दी है जो वहां पर जाकर भारत ने जो भी निवेश किया है, भारत के नाम के जो भी वहां पर जिसे कहा जाए आइकॉनिक या लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वहां के लोगों को बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं, उन सबको ध्वस्त किया जाए, उन सबको नष्ट किया जाए, क्योंकि वहां पर वो नहीं चाहते जो लोगों को पता चले जो भारत ने कितना अच्छा काम किया है, भारत ने कितना अच्छा वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जो वहां के लोग हैं उनके फायदे के लिए। अब एक बार फिर अफगानिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह बताया है कि तालिबान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने मदरसों से 20,000 से ज्यादा लड़ाके अफगानिस्तान पहुंचाए हैं। तालिबान के संबंध अल-कायदा और दूसरे कट्टरपंथी संगठनों से भी है। ऐसे में अफगान सैनिकों की लड़ाई कम से कम 13 आतंकवादी संगठनों से है। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के राजदूत गुलाम इसकजई ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अफगानी सरकार सुरक्षा परिषद को इस बात के पूरे सबूत सौंपने को तैयार है कि पाकिस्तान तालिबान की सप्लाई चेन बना हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया पर भी आरोप लगे हैं कि उसने खुलेआम अफगानिस्तान में भारत पर बड़े हमले करने के लिए तालिबान को उकसाया है। इसका एक छोटा सा ट्रेलर कुछ समय पहले दिखाई दिया था। इंडिया चाहता है कि तालिबान ना आए, इंडिया चाहता है कि गनी के गवर्नमेंट रहे, टीटीपी रहे, दाइश रहे, हर वो ग्रुप रहे जो 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 तालिबान के खिलाफ है और पाकिस्तान के खिलाफ है। ये इंडिया का ख्याल है, ये इंडिया चाहता है। मगर मैं हैरान हूं कि इन कंदाहार के कॉन्सुलेट पे ऐसे माहौल में और अटैक्स तालिबान ने नहीं किया अभी तक। हालांकि वो तालिबान को पता होना चाहिए कि इंडियंस कर क्या रहे हैं। और जैसे आपने कहा, अब फिर असला उन्होंने इस जहाज से भेजा है, वो जाहिर है तालिबान को तो नहीं देने के लिए ना, उनके दुश्मनों को देने के लिए। तो देखते हैं। मैं तो हैरान हूं कि तालिबान इतनी चुप है। जाहिर है पाकिस्तान किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान को स्थिर होने देना नहीं चाहता है, क्योंकि इसी में उसे अपना बड़ा फायदा नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इमरान खान भले ही तालिबान को समर्थन देने की बात को गलत ठहराते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि पर्दे के पीछे उसकी खुफिया एजेंसी तालिबानी आतंकियों को पूरी मदद मुहैया करा रही है। आज तक ब्यूरो। अब ग्लोबल वार्मिंग पर आई यूएन की एक रिपोर्ट का विश्लेषण करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के पैनल आईपीसीसी की रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि आने वाले दशकों में दुनिया के हर हिस्से में तापमान बढ़ने से मौसम की तबाही आ सकती है। ये रिपोर्ट बता रही है कि मौजूदा हालात ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने के पेरिस समझौते को बेमानी बना सकते हैं। आईपीसीसी रिपोर्ट के अनुसार तापमान में बढ़ोतरी हमारी सोच से भी ज्यादा तेजी से हो रही है। आईपीसीसी की रिपोर्ट पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है, लेकिन रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत पर जलवायु परिवर्तन का खतरा बहुत गंभीर है। आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से मॉनसून में चरम कुदरती घटनाएं हो सकती हैं। आईपीसीसी की इस रिपोर्ट के आधार पर नासा ने 12 भारतीय शहरों में समुद्र के स्तर के बढ़ने की समीक्षा की है। नासा ने इस सदी के अंत की जो तस्वीर दिखाई है उसके अनुसार समुद्र का जल स्तर बढ़ने से भारत के 12 तटीय शहर 3 फीट तक पानी में डूब जाएंगे। भारत के ये शहर हैं ओखा, मोरमुगांव, कंडला, भावनगर, मुंबई, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, टुटिकोरिन, कोच्चि, पारादीप और पश्चिम बंगाल का किडरोपुर।
यहां के तटीय इलाके के लोगों को समुद्र का जल स्तर बढ़ने से बेदखल होना पड़ेगा। आईपीसीसी की रिपोर्ट और उसके आधार पर नासा की समीक्षा भारत के लिए आंख खोलने वाला है। अभी ही आने वाले कुदरत की तबाही अलार्म बेल बजाने लगे। दिल्ली में मानसून देर से आया। मध्य प्रदेश में बारिश ने तांडव मचाया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में चिपलून शहर पानी में डूब गया। इस बार मानसून के सीजन में भारत में बारिश और बाढ़ की घटनाओं की ये कुछ सुर्खियां भर नहीं है, ये अलार्म बेल है। जलवायु परिवर्तन के खतरे की ये वो दस्तक है जिसे इंसान को अब तक सुन लेना चाहिए था। सरकारों को एक्शन में आ जाना चाहिए था। मौसम के मार की जो घटनाएं हम अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं वो अनायास नहीं घट रही हैं। महज एक बार का प्रलय आ जाने के बाद सब शांत हो जाने की तसल्ली नहीं है, ये अलार्म बेल है। यूएन के क्लाइमेट पैनल आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की छठी असेसमेंट रिपोर्ट के पहले पार्ट में भारत के मानसून के लिए जलवायु परिवर्तन वाली सख्त चेतावनी साफ लिखी है। रिपोर्ट में लिखा है कि मानसून की चरम घटनाएं भारत और दक्षिण एशिया में बढ़ने की आशंका है। आईपीसीसी की रिपोर्ट से जो संकेत मिलते हैं उसके मुताबिक कुछ घंटों या कुछ दिनों में ही बारिश के कहर की घटनाएं बार बार देखने को मिल सकती हैं। जलवायु परिवर्तन के असर से बारिश के दिनों की तादाद तो घट सकती है, लेकिन ऐसी बारिश की संभावनाएं प्रबल होती जा रही हैं जो अपने साथ तबाही लेकर आए। आईपीसीसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 21वीं सदी के अंत तक मानसून सीजन के लंबा होने के संकेत हैं। मानसून के व्यवहार में बदलाव बाढ़ और सूखा दोनों की चरम घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकता है। आईपीसीसी की रिपोर्ट में मानसून पर पड़ रहे जलवायु परिवर्तन के असर की जो तस्वीर खींची गई है, अगर ऐसा हुआ तो मानवता पर गंभीर संकट आ सकता है। भारत समेत दक्षिण एशिया के क्षेत्र अधिक जनसंख्या घनत्व वाले हैं और दक्षिण एशिया के इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर दक्षिण पश्चिम मानसून पर निर्भर है। मानसूनी बारिश के इस क्षेत्र में बीते वर्षों में तेजी से शहरीकरण भी हुआ है। आईपीसीसी की रिपोर्ट संकेत देती है कि तबाही वाली बारिश का अंधाधुंध शहरीकरण से ताल्लुक होने के नए सबूत सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शहरीकरण से दोपहर बाद चरम बारिश जैसी घटनाओं की संभावना बढ़ती है। आईपीसीसी ने विविध भौगोलिक परिस्थितियों वाले देश भारत के सामने आंख खोलने वाली रिपोर्ट रखी है। मौसम की मार को सीजनल मानकर सब चलता है कि मानसिकता आने वाले दशकों में गंभीर पर्यावरणीय संकट की सबब बन सकती है। आज तक ब्यूरो। आईपीसीसी की रिपोर्ट दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन के खतरे को बहुत मजबूती से बता रही है। पहली बार किसी रिपोर्ट में मानवीय दखल से हो रहे जलवायु परिवर्तन को इस तरीके से रखा गया है। आईपीसीसी की रिपोर्ट ने बताया है कि 1970 से ग्लोबल तापमान 50 साल के पीरियड में इतनी तेजी से बढ़ा जितना बीते 2000 साल के किसी 50 साल के पीरियड में नहीं बढ़ा। 2019 में कार्बन जमा होने का स्तर इतना रहा जितना बीते 20 लाख सालों में नहीं रहा। 2019 में मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों का स्तर इतना ऊंचा रहा जितना बीते 8 लाख साल में कभी नहीं रहा। मानवीय दखल से वैश्विक जमीनी तापमान का बढ़ना और समुद्र का जल स्तर बढ़ना दोनों पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ रहे हैं। प्रकृति को संजोकर न रखने की इंसान की फितरत पर आईपीसीसी की रिपोर्ट चेतावनी जारी कर रही है और यह कह रही है कि अगर दुनिया के देशों ने अपने रवैये में बदलाव नहीं लाया तो जलवायु परिवर्तन को रोकने का पेरिस समझौता की अहमियत नहीं रह जाएगी। ग्रीस जंगल की आग से लहूलुहान है। बेल्जियम में बाढ़ ने शहर को तबाह कर दिया है। अभी जुलाई में चीन के हेनान प्रांत में वैसी बारिश हुई जैसी 1000 साल में नहीं हुई।
आप मौसम की चरम घटनाओं की फेहरिस्त ढूंढने निकलेंगे तो एक सीजन में ही सैकड़ों घटनाएं आपके सामने आ जाएंगी। इसका दोषी कौन है? जवाब है इंसान, इंसान और सिर्फ इंसान। यूएन के क्लाइमेट पैनल आईपीसीसी की रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन से मौसम की मार के लिए इंसानों को कसूरवार ठहराया गया है। आईपीसीसी की रिपोर्ट अंधाधुंध मानवीय दखल से ग्लोबल वार्मिंग की ऐसी आशंका जता रही है जिससे हालात आउट ऑफ कंट्रोल जा सकते हैं। It is indisputable that human activities are causing climate change and making extreme weather events more frequent and severe. Second, it shows that climate change is affecting every region on our planet. आईपीसीसी की रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने चेताया है कि 21वीं सदी में ही 2 डिग्री सेंटीग्रेड की ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। यानी 2015 में हुआ पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते का लक्ष्य खटाई में पड़ सकता है। इस समझौते के तहत दुनिया के देशों को औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड के भीतर तापमान वृद्धि को सीमित रखना है। लेकिन क्या अब कुछ नहीं हो सकता? आईपीसीसी की रिपोर्ट ये भरोसा देती है कि अगर कार्बन उत्सर्जन घटाने के प्रयासों में तेजी लाई जाए तो अब भी जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचा जा सकता है। Have we lost the hope? No one, yes. According to this report, we are still having a chance to stop the negative climate trend during the mid of this century by especially limiting the use of fossil fuels and by stopping deforestation. Some changes will continue for centuries and or even thousands of years. आईपीसीसी की रिपोर्ट नवंबर में होने वाले ग्लासगो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आई है। आईपीसीसी के 195 देशों के 234 वैज्ञानिकों ने दुनिया को समझाने के लिए एक बार फिर आगाह किया है। क्या दुनिया जलवायु परिवर्तन वाले बम की टिक 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 सुन रही है? आज तक ब्यूरो। आईपीसीसी की रिपोर्ट जो खतरे सामने रख रही है उसका भारत के नजरिए से आर्थिक विश्लेषण करना भी जरूरी है। इस समय भारत भयानक बाढ़ की चपेट में है और अकेले बाढ़ ही भारत को बहुत बड़ा नुकसान करती आई। भारत के 32.90 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में से 4 करोड़ हेक्टेयर में बाढ़ का खतरा रहता है। बाढ़ बार बार आती है, हर साल आती है और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाती है और यह नुकसान धीरे धीरे बढ़ता चला गया। सेंट्रल वाटर कमीशन के अनुसार 1953 से 2017 के बीच बाढ़ की वजह से देश को कम से कम 3,78,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 1,07,000 लोगों की मौत हुई है। 8 करोड़ से भी ज्यादा घर नष्ट हो गए। इस आकलन के तहत आने वाले करीब 65 वर्षों में किसानों की फसल का ही कम से कम 1,11,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नवंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने राज्यसभा में यह बताया था कि 2018 में ही बाढ़ से 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। यह 2017 के मुकाबले 2.5 गुना था। रिकॉर्ड्स के अनुसार बाढ़ से हर साल औसतन 1600 लोगों की मौत होती है। बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा मौतें 1977 में हुई थी, तब 11,316 लोगों की जान गई थी। बाढ़ हर साल 15 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर देती है। ज्यादा तबाही मचाने वाली बाढ़ हर 5 साल में कम से कम एक बार आती है। 2020-21 में बाढ़ की वजह से देश में 66 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचा था। इस बार शुरुआती अनुमान के अनुसार अकेले महाराष्ट्र में 4 लाख हेक्टेयर फसल नष्ट होने की आशंका है। देश की इकोनॉमी ने बीते हफ्ते जोरदार छलांग लगाते हुए प्री कोविड स्तर के नजदीक पहुंचने का दम भरा है। जापान की ब्रोकरेज फर्म नोमुरा के वीकली इंडेक्स निब्री ने अर्थव्यवस्था के कई इंडिकेटर्स के हवाले से यह दावा किया है। इस रिपोर्ट में नौकरी तलाशने वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई है कि देश के 80% से अधिक किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक ही जमीन है। आने वाले 25 साल में देश की कृषि को समृद्ध करने में इन छोटे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। कृषि
कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सहारा बनी है। सरकार की कोशिशों और किसानों की मेहनत से भारत कृषि निर्यात में दुनिया के टॉप 10 देशों में शुमार हो गया है। कृषि के जानकारों का भी मानना है कि छोटे किसानों को अगर ज्यादा फायदा मिलेगा तो भारत की आर्थिक तरक्की की रफ्तार में लगातार तेजी आ सकती है। The robust outlook for agriculture and rural demand would continue to support private consumption. Urban demand is likely to accelerate with recovery in manufacturing and non-contact intensive services, release of pent-up demand and the pace of vaccination. फार्मर स्कीम्स की तरह की स्कीम्स बी कीपिंग के लिए भी वो लेके आए, क्योंकि बी कीपिंग भी फार्मिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बी कीपिंग से सिर्फ हनी नहीं पैदा होता, बीज पोलिनेशन का काम भी करती हैं। जैसे आप इजराइल देख लें या अमेरिका में देख लें, वहां पर पोलिनेशन से होने वाली इनकम, बीज से होने वाली पोलिनेशन की इनकम बहुत ज्यादा है। वहां पर ये मानते हैं कि हनी बायो प्रोडक्ट है, जो मेन प्रोडक्ट बीज देती हैं वो पोलिनेशन का देती हैं। कृषि के साथ साथ इकोनॉमी के बाकी सेक्टर्स ने भी कोरोना की दूसरी लहर से उभरने के बाद से जोरदार छलांग लगाई है। नोमुरा इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स यानी NIBRI के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 8 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते में एक बार फिर से आर्थिक गतिविधियां अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। 2 से 8 अगस्त के हफ्ते में NIBRI 94 से बढ़कर 99.4 पर पहुंच गया है। यह आंकड़ा कोरोना की दूसरी लहर के पहले आंकड़े से भी ज्यादा है। नोमुरा के ताजा आंकड़े गूगल, एप्पल ड्राइविंग इंडेक्स और बिजली के डिमांड के आधार पर तैयार किए गए हैं। बीते हफ्ते गूगल वर्कप्लेस इंडेक्स 4.7% पॉइंट्स बढ़ा है। रिटेल एंड एंटरटेनमेंट इंडेक्स 5.3% पॉइंट्स और एप्पल ड्राइविंग इंडेक्स 6.7% पॉइंट्स बढ़ा है। नोमुरा के मुताबिक हफ्ते दर हफ्ते बिजली की मांग 5.3% पॉइंट्स बढ़ी है। इसके अलावा श्रम भागीदारी 39.8% से बढ़कर 41.5% पर पहुंच गई है, यानी लोग नौकरियों की तलाश भी कर रहे हैं। फिलहाल कोरोना के मामलों में आई कमी इकोनॉमी के लिए शुभ संकेत बनकर आई है। उम्मीद है कि कोरोना के घटते मामलों के बीच अब इकोनॉमी की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगना चाहिए। हालांकि इस बीच अगर तीसरी लहर आती है तो फिर इकोनॉमी की चुनौतियां एक बार फिर बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। जल्द ही देश में विदेशी इलेक्ट्रिक कारों को खरीदना आसान हो सकता है। टेस्ला के सुझाव के बाद सरकार आयात शुल्क घटाने पर विचार कर रही है। इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती से पहले सरकार भरोसा कर लेना चाहती है कि इस कदम से घरेलू कार इंडस्ट्री को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। इलेक्ट्रिक कारों के बाजार में नया जोश भरने के लिए सरकार नई ई कारों का आयात सस्ता करने पर विचार कर रही है। हालांकि इस कदम का देसी इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री पर क्या असर होगा, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देती है तो मुमकिन है कि इलेक्ट्रिक कारों की सरताज मानी जाने वाली टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें देश में दौड़ती नजर आएंगी। योजना के मुताबिक $40,000 से कम की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को विदेश से मंगवाने पर लगने वाला टैक्स 60% से घटकर 40% तक किया जा सकता है। $40,000 से ज्यादा कीमत की गाड़ियों का आयात शुल्क 100% से घटकर 60% किया जा सकता है। कुछ दिन पहले ही टेस्ला ने इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करने की अपील की थी। टेस्ला ने कहा था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर आयात शुल्क 40% करने से उनकी गाड़ियां किफायती हो जाएंगी और उनकी बिक्री में इजाफा होगा। घरेलू ऑटोमोबाइल कंपनियां आयात ड्यूटी में कमी से घरेलू उत्पादन में कमी आने की आशंका जता रही हैं। लेकिन भारत के मौजूदा कार बाजार को देखें तो इस कदम से घरेलू इंडस्ट्री पर ज्यादा असर नहीं होने चाहिए। दरअसल दुनिया के 5वें सबसे बड़े कार बाजार भारत में हर साल करीब 30 लाख गाड़ियां बिकती हैं। इनमें से ज्यादातर की कीमत $20,000 से कम होती है। इनमें भी फिलहाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल कुल गाड़ियों की बिक्री के मुकाबले कुछ भी नहीं है। उनमें भी यहाँ लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो नाम मात्र को ही बिकती हैं। ऐसे में केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर आयात ड्यूटी घटाने से
पूरी की पूरी ऑटो इंडस्ट्री प्रभावित नहीं होगी। साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी लग्जरी गाड़ियों पर ही असर होगा और मुमकिन है कि इससे कंपनियां मुकाबले की होड़ में दाम घटाएं, जिससे ग्राहकों को फायदा हो सकता है। सरकार के इस कदम से कई तरह के फायदे मिलने की उम्मीद है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से टेस्ला की बिक्री बढ़ती है तो फिर कंपनी भारत में प्लांट भी लगा सकती है। इसके साथ ही विदेशी कंपनियों को सहूलियतें देने की एवज में घरेलू इंडस्ट्री के लिए भी सरकार कुछ रियायतों का ऐलान भी कर सकती है, जिससे फायदा आखिरकार में ग्राहकों को ही मिलेगा। आदित्य के राणा, आज तक।